ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, आज इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल है गोसेस थ्योरम। और गोसेस थ्योरम सीखने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुनो ध्यान से। हम लोग ये टाइम चेंज कर सकते हैं क्या बेटा? और कोई दूसरा टाइम रख सकते हैं क्या? आप लोगों को दूसरा कोई टाइम सूट कर सकता है क्या? मेरे क्या है, 2 से 3 भी क्लास होती, फिर ये तुम्हारे 3 से 4 हुए थे, 4 से 5 भी है, 5 से 6 भी है, 6 से 7 भी है, लगातार क्लासेज है। मॉर्निंग आवर में तुम्हारे कौन लेक्चर लेते हैं मॉर्निंग आवर्स में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसा टॉपिक है बेटा, पूरे मैग्नेट में भी काम आएगा, तो यहां ध्यान से समझ लो, ठीक है। मैंने इससे पहले बताई थी आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के बारे में क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऐसे इमेजिनरी कर्व होता है जिसके ऊपर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रीली मूव करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व ऑन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रीली, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पैरेलल होती हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पैरेलल नहीं होती तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस डेंस है, पास पास है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस दूर दूर हैं तो फिर कैसा होता है? रेयर, यानी कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर उन्हीं फोर्स लाइंस के ऊपर, अच्छा एक चीज, 2 चीजें, वो 2 पॉइंट और बताए थे मैंने कि एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इफ यू ड्रा अ टेंजेंट इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और मैंने ये भी बताया था आपको कि 2 इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है देख, सबसे एक ही लाइन में अगर इसको अपन याद रखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, number of electric force lines passing through an area is known as electric flux. और it depends on, ये जो डिपेंड करता है, मैथमेटिकल अगर इसकी डेफिनेशन देखें अपन तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। इसका हम बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है तो ई ए कोस ऑफ थीटा आएगा बेटा। यहां पर जो थीटा है एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ ई एंड ए, ठीक है। देखो इधर ये हो गया एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनके बीच का एंगल। यहां पर बात क्या याद रखनी है, यहां पर गलती कहां होती है बच्चों, ये मैं समझाता हूं आपको। मान लो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं वो फ्लोर से नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ, फ्लोर से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जा रही हैं। ये कोई एरिया है, ठीक है। इसको मैंने मान लो ऐसे रखा, इसको ऐसे, ठीक। अभी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है?
जवाब दो। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? इसका प्लेन परपेंडिकुलर है। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ऐसे। ठीक है ना? तो ये बात याद रखनी है आपको कि जब प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन पैरेलल होती है। जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्शन पैरेलल होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं, बात याद रहेगी आपको। एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी when plane is parallel, direction perpendicular, और when plane is perpendicular, direction parallel। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। इसकी वजह से जेई में सवाल आया था एक बार, बच्चों का काफी गलत हो गया था। हमें ध्यान रखना है कि अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर प्लेन पैरेलल है तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी एरिया की, और यदि प्लेन परपेंडिकुलर है तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? पैरेलल होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ ई एंड ए। ये डायरेक्शन के बीच का एंगल है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है। ये आपको ध्यान रखने है अच्छी तरह से, ठीक है। यूनिट देखो इसका, अभी साफ दिख रहा है। मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा बेटा? देख, अभी जो ई और ए के बीच का जो डायरेक्शन है, ए और ई के जो डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल थीटा है। अगर मैं थीटा 0 कर देता हूं तो कोस थीटा 1 हो जाएगा और फाई ई ए मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ऐसे, ये एरिया का डायरेक्शन और फोर्स लाइन मैंने बताई नीचे से ऊपर जा रही है। ये इसका मतलब यहां पर अभी ई का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। थीटा अगर अपन 90 डिग्री कर दें, कोस थीटा 0 हो जाएगा। ऐसे देख, ये एरिया का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और यहां पर जो थीटा है कितना है? 90 डिग्री। इसमें से कोई भी जो फोर्स लाइन है वो पास नहीं होगी बेटा, देखो। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। दूसरी बात, देखो ध्यान से। अब यहां पर है फाई इज इक्वल टू ई ए, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में बी ए बन जाएगा। इसलिए मेरा हाथ से आजकल क्या है, एक दो पेज में मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, इसलिए मेरे को वही ध्यान रह जाता है, बी ए। ई हो गया हमारा, देख, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। एक यूनिट तो ये हो जाएगी इसकी। दूसरी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर काट दे तो वोल्ट इंटू मीटर। तो ये 2 यूनिट होंगे, एक तो वोल्ट इंटू मीटर और दूसरा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी 2 यूनिट रहेगी बेटा। डायमेंशन देखो, डायमेंशन देखो, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन हो गया हमारा m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर का मतलब l2, और कूलम क्या होता है? करंट इंटू टाइम। ये करंट और ये टाइम। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, देख, m1 l3 t-3 a-1। ठीक है। देखो, क्वेश्चन करते हैं।
a rectangular loop (2 centimeter into 3 centimeter) is placed in uniform electric field of strength 2000 Newton into meter square per coulomb, making an angle 30 degree with the direction of electric field. ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू एरिया इज, फ्लक्स क्या होगा फटाफट निकाल के बताओ जरा, 1 मिनट में इससे पता लग जाएगा कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फटाफट आंसर बोलो जरा। आंसर बोलो बेटा, बहुत देर लग रही है। किसी का नहीं आया क्या? चलो चेक करो। देखो ये कोई लूप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसका प्लेन देखो, ये प्लेन हो गया इसका, ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जबकि एरिया का जो डायरेक्शन होता है इसके परपेंडिकुलर होता है। ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना बेटा। तो हमें यहाँ क्या लेना है, एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बाकी कुछ भी नहीं है। फाई ई ए कॉस थीटा, व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड 2000, एरिया है हमारा 2 3 जा
6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻4 और cos 60 हो जाएगा हाफ। तो ये 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6000 इंटू 10⁻⁻4 या 0.6 वोल्ट इंटू मीटर। सारंग देखो, इस वजह से मैंने आपको बार बार वो चीज रिपीट की थी बेटा कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन पैरेलल होती है। प्लेन जितना एंगल बना रहा है डायरेक्शन उसका 90 माइनस एंगल बनाएगा। क्लियर? ध्यान रखना इस बात का आगे से, इसलिए मैंने ये सवाल कराया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे। दूसरा देखो, a loop whose area is 3i cap minus 4j cap meter square is placed in uniform electric field of strength 3 into 10⁻⁴ volt per meter. Electric flux is, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। फटाफट आंसर बताओ। एक मिनट जरा, आई कैप माइनस 2j कैप वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज फ्लक्स? ई डॉट ए करो जल्दी। सीधा सीधा है, डॉट प्रोडक्ट करना है। आई कैप माइनस 2j कैप डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप, ये आंसर आ गया आपका 3 + 8 11 आ रहा है क्या? 11 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, और याद रखना फाई एक टेंसर क्वांटिटी है। फाई क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। और अगर आए सीधा तो फिर अपन क्या, अगर मान लो टेंसर नहीं आए लिखा हुआ तो फिर इसको स्केलर लिखना। देख इधर, गॉस की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो एक चीज तो हो गई कि गॉस डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितना इमर्ज हो रहा है उसमें से, एमिट फ्लक्स कितना है किसी सरफेस से। तो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, नोट कि इफ बाउंडेड एरिया इज वेरी लार्ज देन divide whole surface area into small area elements। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है, ये इसका एलिमेंट मान लो डी ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ये थीटा एंगल बनाता है, तो फ्लक्स थ्रू डीए क्या आएगा बेटा? देखो, फ्लक्स थ्रू डीए क्या लिखेंगे यहां? देखो, फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए।
ये फ्लक्स किस में से है? जो बड़ा सरफेस लिया था हमने उसके छोटे 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 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एलिमेंट्स में से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा? ए डॉट डी ए। ठीक है भाई, तो अगर पूरे एरिया में से हमें निकालना है तो क्या आएगा बोलो? तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, और यहां लिखाते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलेंगे इसको? सरफेस इंटीग्रल या इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस, दो नाम देते हैं इसको, या तो सरफेस इंटीग्रल या इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस। ठीक है, अब थ्योरम लिखते हैं इसकी। गॉसेस थ्योरम इस फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नेट फ्लक्स emerging from a bounded surface is 1 upon epsilon naught times the charge, the net charge enclosed by surface. थ्योरम क्या है कि किसी भी बाउंडेड सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स इमर्जिंग का ध्यान रखना। नेट इमर्जिंग कितना हो रहा है उसके लिए गॉसेस थ्योरम है कि कितनी फोर्स लाइंस नेट उस सरफेस से बाहर निकल रही है। हाउ मेनी फोर्स लाइंस आर इमर्जिंग फ्रॉम द बाउंडेड सरफेस, दैट इज टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अंदर, उसके अंदर प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी चार्ज हो सकता है। तो जो नेट फ्लक्स होगा आउटसाइड वो डिफाइन होता है गॉसेस थ्योरम में। तो गॉस ने क्या बताया कि फाई नेट एंड व्हाट इज फाई नेट? इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉसेस थ्योरम है। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल टू क्यू ई एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक तरीका और है बेटा इसको लिखने का, अपन को पता है k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन 4 पाई k। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को यहां रख दो आप, तो इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 4 पाई k q इनक्लोज्ड। दिस इज गॉसेस थ्योरम। ठीक है, नोट कर लो, देख लो, कोई डाउट तो पूछ लो इसमें, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। टेन मिनट के बाद में ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आप लोग थोड़ा ये टाइम चेंज करने का सोचो, क्योंकि इस समय बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है मेरा, तो इसमें आप लोगों के लिए बहुत टाइम नहीं निकाल पाता। आप साढ़े गांव के सर से या कुलकर्णी से बात करके सुबह 10:30 का टाइम करवा लो, तो पूरा प्रॉपर 1-1.5 घंटा डेली मिल जाएगा। तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं करवा पा रहा आप लोगों को ज्यादा, है ना। चलो, कोई डाउट बेटा इसमें? तो गॉसेस सीधा सीधा ध्यान रखो आप। मान लो ये कोई बाउंडेड सरफेस है, इस बाउंडेड सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज तो डिस्क्रीट होता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि नेट जो फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा अंदर की तरफ, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है ना। हाँ, मॉर्निंग में भी ले सकता हूं,
मॉर्निंग में भी ले सकता हूँ 8 बजे और 11 बजे भी ले सकता हूँ, दोनों टाइम है मेरे पास। तो अच्छा इस समय क्लास होती है क्या? हाँ तो ठीक है ना, 9:30 से 11 ले सकते हैं, 11 से 12:30 क्लास है। तो आप थोड़ा सा टाइम डिस्कस करके मुझे बताइएगा, ठीक है? देखो एक प्रॉब्लम करते हैं बेटा, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या था, इन ए क्लोज सरफेस in a closed surface entering and emerging flux is 8000 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर एंड 2000 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है? नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस इज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस इज। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। अच्छा 8 से लेकर के 12 बजे तक बिजी है, अच्छा वही पिछले साल वाला टाइम आ गया। पिछले साल भी तुम्हारा 7:15 से दे रखा था मेरे को। चलो फटाफट बताओ जरा आंसर फुर्ती से, टाइम हो जाएगा नहीं तो। ये 2 क्वेश्चन कराए मैंने तुम्हें, दोनों क्वेश्चन जेई में आए थे और दोनों ही क्वेश्चन कम से कम 90% बच्चों ने गलत किए थे, छोटी सी गलती की वजह से। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पैरेलल वाली बात, इसमें भी एक बहुत बड़ी बात छुपी है। हाँ 11 बजे ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बात कर लेना तुम और टाइम मेरे को बता देना। फटाफट बताओ बेटा। देखो हमें पता है ये वाला, देखो यहां पर फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट है। फाई नेट क्या आएगा बेटा, फाई आउट माइनस फाई इन, हमेशा आउट में से इन माइनस करना है। फाई आउट माइनस फाई इन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइव आउट कितना है 2000, फाइव इन कितना है 8000, क्यू एनक्लोज फाइंड करना है और एप्सिलॉन नॉट अपन जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो यहां पर जो आया क्यू एनक्लोज्ड वो आएगा -6000 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसमें जो ऑप्शन था प्लस में भी था और माइनस में भी था, दोनों ऑप्शन थे, बच्चों ने सबने प्लस वाला कर दिया और क्वेश्चन सबका गलत हो गया। तो यहां पर याद रखना है हमें, जब फाई नेट का मतलब होता है फाई आउट माइनस फाई इन, कभी भी ये देख करके माइनस नहीं करना है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 8000 में से 2000 माइनस कर दो, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा इमर्जिंग फ्लक्स में से एंटरिंग फ्लक्स को माइनस करना है, ठीक है बेटा? ओके ओके, चलो टाइम ओवर हो गया।
बाकी कल करते हैं, और आप मेरे को टाइम सेट करके बताना कर लेना। बाय बेटा।